जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। हम पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी और फार्माकोलॉजी का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग। कहने का क्या मतलब है कि जो हमारा ड्रग होता है हमारी बॉडी में किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसके मैकेनिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारे एब्जॉर्प्शन होते हैं वो किन किन टाइप से होते हैं, किस किस माध्यम से होते हैं और किस किस प्रकार से होते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो इस वीडियो को स्किप करके आप जाइए वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग, पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे आप समझ लीजिए कोई आप मतलब व्यापारी है, ठीक है। तो आपने कुछ जैसे बोरे मंगाए, गेहूं मंगाए, ठीक है। तो आपने उसको क्या क्या अपने एक स्टोर रूम में स्टोर कर लिया। क्योंकि आप व्यापारी हैं तो आप इसको बेचेंगे भी, बाजार में जाएंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग दुकानों पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जब आपने माल मंगाया और उसको अपने गोदाम में रखवाया तो ये क्या हो गया, आपकी एक एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो गई। अब इसी माल को आपने क्या किया कि विभिन्न विभिन्न प्रकार की दुकानों, जैसे किराना की दुकान पे आपने दे दिया। जैसे आपने गेहूं मंगाया तो आपने चावल मंगाया तो आपने क्या किया, इस किराने वाले दुकान पे दे दिया, इस किराने वाले दुकान पे दे दिया, इस किराने वाले दुकान पे दे दिया, इस किराने वाले दुकान पे दे दिया। तो मतलब सोर्स एक है और जो हमारे खरीदार हैं वो कई सारे हैं। तो इसी प्रकार से हमारी बॉडी में भी होता है कि ड्रग एक जाती है हमारी, और जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है मतलब कहाँ कहाँ पे हमारा जो ड्रग है वो पहुंचती है, वो कहीं जैसे ब्रेन में भी पहुंचेगी, लीवर में भी पहुंचेगी, हार्ट में भी पहुंचेगी, किडनी में भी पहुंचेगी। तो उसी प्रकार से समझ लीजिए कि ये हमारी ड्रग है, ड्रग का स्टोरेज हो गया है। अब ये ड्रग कुछ हमारी इसको आप किडनी मान लीजिए, इसको आप हार्ट मान लीजिए, ठीक है। इसको आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी जाती है, जीआईटी सिस्टम में भी जाती है, ठीक है। और ब्रेन में भी जाती है, ब्लड में भी रुक जाती है, प्रोटीन बाइंडिंग भी कर लेती है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग भी कर लेती है, ठीक है। तो वही कहने का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन होता कहाँ है, टिश्यूज में होता है, जैसे किडनी की टिश्यूज में, हार्ट के टिश्यूज में। तो ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आया होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता क्या है। मतलब अपने सामान को बिखेर देना, मतलब कहने का कि है बांट देना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कहते नहीं है कि इसको इस सामान को डिस्ट्रीब्यूट कर लो, मतलब इस सामान को बांट लो। तो वही होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग। हमारी बॉडी में जब हम कोई ड्रग इंटेक करते हैं तो पहले उसका क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन, देन डिजोल्यूशन होता है, देन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, वहां से हमारे ब्लड में उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये हमारी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होगी। अब ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद वो जो ड्रग है जो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो गई है वो कैसे कैसे अपने रिसेप्टर साइट पे पहुंचेगी और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगी, ये हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग में। तो डिस्ट्रीब्यूशन इज द डिफाइंड एज द पैटर्न ऑफ स्कैटरिंग, मतलब यह बिखेरने का मतलब बांटने का एक ऐसा पैटर्न है जो कि ऑफ ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ ड्रग अमंग वेरियस टिश्यू ऑफ द बॉडी, जो कि क्या करता है कि हमारे एक निश्चित कंसंट्रेशन में ड्रग को किसमें किसमें बांटता है, मतलब हमारी जो बॉडी में जितनी भी टिश्यूज हैं, चाहे वो मसल्स टिश्यू हो जाए, चाहे वो आपकी ब्रेन की टिश्यू हो, चाहे किडनी की टिश्यू हो, वहां पे सबको लेकर जाता है। अगर वहां पे इसका कोई इफेक्ट शो करवाना है तब तो वहां पे वो ड्रग को छोड़ाएगा, अगर नहीं करवाना है तो वहां से ड्रग लेकर वो फिर 2 3 4 हो जाएगा। मतलब जैसे किसी दुकानदार ने आपका सामान बेचना है तो आपका सामान ले लेगा, लेकिन अगर कोई दुकानदार कहता है कि हम आपका सामान नहीं बेचेंगे, उसी प्रकार से अगर आपकी बॉडी में जो ऑर्गन स्थित है उस ऑर्गन के टिश्यू कहते हैं कि हमको इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो ब्लड क्या करेगा, उसको अपने साथ ले लेगा और फिर उसको आगे बढ़ाएगा। तो उसी प्रकार से व्यापारी क्या करेगा, सामान अपना ले लेगा और उसको आगे की दुकान पे देने की कोशिश करेगा। तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन आई होप यहाँ पे थोड़ा समझ में आ रहा हो। अभी जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाएगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, जैसे जैसे रिदम बनता जाएगा तैसे तैसे आपको समझ में आता जाएगा। द डिस्ट्रीब्यूशन अकर्स ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिटवीन द प्लाज्मा एंड वेरियस टिश्यू। क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो मैंने ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन में बताया था कि कोई भी ड्रग हमारी कब हमारी डिस्ट्रीब्यूट होगी, जब हमारा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे ये आपकी एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, ठीक है, आपने मान लिया बायोलॉजिकल, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ड्रग की ज़्यादा है और यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत कम है। तो क्या होगा कि ये जो कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग है, ड्रग मॉलिक्यूल से, वो यहाँ पे हमारे ट्रांसफर हो जाएंगे, वो चाहे डिफ्यूजन से हो, चाहे एक्टिव डिफ्यूजन से हो, चाहे फिल्ट्रेशन से हो, किसी भी प्रकार से हो, ठीक है। तो यही होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर हमारी ड्रग आगे की ओर बढ़ती है। और वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्लाज्मा एंड वेरियस, मतलब आपका समझ लीजिए कि प्लाज्मा में जो ड्रग की कंसंट्रेशन
डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा है, तो जब प्लाज्मा में ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जो प्लाज्मा होता है हमारे ब्लड में पाया जाता है, इसलिए उसकी कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा होगी। तो क्या करेगा, प्लाज्मा और टिश्यू के बीच में एक एक्टिव डिफ्यूजन शो करेगा। एक्टिव डिफ्यूजन का क्या मतलब है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर वो चला जाएगा विद द हेल्प ऑफ एटीपी या एनर्जी। तो प्लाज्मा से हमारी ब्लड टिश्यू में चला जाएगा या वेरियस टिश्यू में चला जाएगा। अब एक ये समझिए कि डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसको मैंने आपको बताया कि डिफरेंट डिफरेंट रिसेप्टर साइट पे जाके जुड़ते हैं, अलग अलग ऑर्गन पे जाते हैं। तो वही जैसे आपने कोई टैबलेट लिया, एडमिनिस्ट्रेशन किया, उसको आपने मतलब इनटेक कर लिया, देन उसका डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर वो कहाँ गई, हमारी ब्लड कैपिलरी। ये हमारी क्या है, ब्लड कैपिलरी। ठीक, ये हमारी ब्लड कैपिलरी है। तो जब ब्लड कैपिलरी में गई तो ब्लड आपका एक जगह तो रुकता नहीं, वो आपके पूरे होल बॉडी में टहलता रहता है। तो पहले जाएगा बोन के पास, मतलब बोन से पूछेगा भाई आपको क्या जरूरत है इस ड्रग की, तो बोन बोलेगा कि हाँ मुझे जरूरत है, तो ये क्या करेगा, कुछ मात्रा ड्रग की यहाँ पे दे देगा। और यहीं पे अगर बोन ने कहा कि नहीं भाई हमको इसकी जरूरत नहीं है, हमें हमारे पास हमारे एक्शन शो करने के लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई डिजीज नहीं कॉज की हुई है, तो बोन क्या करेगा कि जो ड्रग, जो हमारा कैपिलरी है, वो कैपिलरी में जो ब्लड है, वो ब्लड जब बोन के पास लेकर जाएगा और बोन मना कर देगा, तो यहाँ से उस ड्रग को वापस ले आएगा। जब वो फिर कहाँ जाएगा, ब्रेन में जाएगा। फिर ब्रेन से पूछेगा, ब्रेन भाई आपको क्या ड्रग मॉलिक्यूल की जरूरत है, इस ड्रग की जरूरत है, तो ब्रेन बोलेगा हाँ मुझे जरूरत है, क्योंकि हमारे अंदर कुछ डिसऑर्डर हो रहे हैं। तो वहाँ पे क्या करेगा, कुछ मात्रा में, क्या अधिक से अधिक मात्रा में ब्रेन को दे देगा, क्योंकि वहाँ पे उसकी ज्यादा जरूरत होगी, जितनी ज्यादा उसकी जरूरत होगी उतनी ज्यादा वहाँ पे दे देगा। ठीक है, और उसके बाद फिर कुछ ड्रग्स बची, फिर कुछ ड्रग्स कहाँ पे जाएंगे, आपके लंग्स पे। फिर लंग्स से पूछेगा कि भाई क्या आपको चाहिए, तो लंग्स बोलेगा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो वो वहाँ पे दे देगा, अगर नहीं चाहिए होगी तो नहीं देगा। देन वो किडनी में जाएगा, मतलब किडनी से पूछेगा कि क्या आप हमारा माल लेने के लिए तैयार है, तो किडनी बोलेगा हाँ भाई आ जाओ ले लेंगे तुम्हारा माल। तो क्या करेगा कि किडनी क्या करेगी कि वो अब मतलब मॉलिक्यूल ले लेगी और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन उस टिश्यू के ऊपर शो कर लेगी। तो ये जो होती है प्रोसेस कहाँ पर होती है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में होती है। अभी हम इसको एक डायग्रामेटिक समझेंगे। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन इज रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब कहने क्या कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। जैसे बोन ने मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ से रिवर्स हो गई, मतलब एक बार ड्रग यहाँ पे गई और यहाँ से पूछा क्या आपको चाहिए, इसने मना कर दिया, तो फिर रिवर्स आ गई। और ये हमारी क्या है, कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी, मतलब ब्लड में है, प्लाज्मा के अंदर हमारी ड्रग डिजोल्यूट है। ठीक है, उसी प्रकार से एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। सम मॉलिक्यूल्स मे बी इंटरेक्टिंग विथ रिसेप्टर ऑन द सेल मेम्ब्रेन और इनसाइड ऑफ द सेल, मतलब जो ड्रग के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जाके सेल मेम्ब्रेन के अंदर या उसके रिसेप्टर से जाके बाइंड कर जाते हैं, देन अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करने के लिए आगे पाथ पर बढ़ते हैं। और जबकि कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनको उस स्पेसिफिक ऑर्गन या टिश्यू से मना कर दिया जाता है कि हमको नहीं चाहिए, तो वो फिर से हमारे रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, किसमें, हमारे ब्लड कैपिलरी में। तो आई होप यहाँ पे आपको ये समझ में आया होगा। अब ये हम कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के मैकेनिज्म देख लेते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारी बॉडी में किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो यह आपने क्या लिया, यहाँ पे आपने मान लीजिए कोई ड्रग ले लिया, चाहे आपने पैरेंटल रूट से लिया, चाहे आपने किसी भी रूट से लिया हो, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। केवल अगर आप ओरल रूट से लेते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन होता है, और पैरेंटल रूट से लेते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। केवल यही फर्क होता है, बाकी मेटाबॉलिज्म भी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। तो मान लीजिए कि आपने कोई ड्रग ली, तो ड्रग आपने इंट्रावेनस से ली, तो इंट्रावेनस से होकर वो कहाँ पर आएगा, आपके ब्लड में आ जाएगा। तो ब्लड में क्या होगा कि कुछ ड्रग होंगी वहाँ पे जो फ्रीली होंगी, और कुछ ड्रग जो होंगी वो हमारी कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर जाएगी, किसके साथ, ब्लड प्लाज्मा के साथ। मतलब जैसे यहाँ पर हमारा ब्लड है, तो ब्लड प्लाज्मा के साथ हमारी जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगी। अब जब यहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगी तो यहाँ से वो आने जाने नहीं देगी, तो कुछ अमाउंट की जो ड्रग है वो यहाँ पे रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ECF है, मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कहते किसको हैं, जैसे कोई सेल होता है, ठीक है, ये सेल है, ये सेल है, तो इनके बीच में जो हमारे ये गैप पाए जाते हैं, ये जिसमें इसमें एक तरल पदार्थ फ्लूइड भरा होता है, इसी को बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। और फिर क्या होता है कि जब हमारी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में ड्रग आ जाती है, ये हमारी सेल की वॉल होती है, तो यहीं से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये सेल के अंदर जाती है, या सेल पे कोई रिसेप्टर लगे हुए हैं तो वहां पे जाके बाइंड करती है। तो वही कह रहा हूँ कि जो मतलब हमारी ड्रग होगी वो कुछ मात्रा में हमारी यहाँ पे चली जाएगी, कहाँ पे, ECF में चली जाएगी, मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में चली जाएगी। और कुछ हमारे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में हमारे कुछ रिसेप्टर
रिसेप्टर पाए जाएंगे तो वहाँ पे वो ड्रग जाके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगी और ये ड्रग एटीजी यहाँ पर रहेगी, ठीक है। देन यहाँ पे मैंने रिवर्सिबल का दिखाया, कहने का मतलब क्या है कि जो जितनी ड्रग यहाँ पे जाएगी कुछ मात्रा में यहाँ से ड्रग यहाँ भी जाएगी और कुछ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ से, मतलब जब तक इनका जो कहते हैं कि मतलब कंसंट्रेशन सेम नहीं रहता कि जितना कंसंट्रेशन यहाँ उतनी कंसंट्रेशन यहाँ, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि ये जो एरिया है ये कितने लोगों को बांटता है, दो और लोगों को बांटता है। मतलब एक हमारा क्या है फैट है और दूसरा हमारा क्या है इंट्रासेल्युलर फ्लूइड जो कि सेल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कम ही रहती है हमेशा, तो इसके कारण से जो हमारे ड्रग है वो यहाँ से यहाँ अधिकतर मात्रा में आती हैं और 20 या 15% तक यहाँ से ये हमारे फिर से उसी सेल के अंदर जाती है जहाँ से हमने ड्रग को इंटेक किया, मतलब ब्लड प्लाज्मा में जाती है। तो जब हमारी ड्रग ईसीएफ में मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाती है तो वहाँ पे वो कुछ मतलब फैट्स होते हैं हमारे शरीर में, जैसे लिपिड्स हो गए, अमाइनो एसिड हो गए, तो वहाँ से जाके वो कुछ ना कुछ वहाँ से जाके इंटरेक्ट तो करेगी ही करेगी, क्योंकि शरीर में जैसे आप रास्ते में चले तो आपको क्या जरूरी है कि आप एकदम सिंपल रास्ते में जा रहे हैं तो आपके पैर में बजड़ी ना लगे, बजड़ी तो लगेगी ही लगेगी। तो उसी प्रकार से आपके बॉडी में भी फैट पाया जाता है, तो जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो पक्की सी बात है कि वो जाके फैट से कहीं ना कहीं तो जाके इंटरेक्ट करेगी। तो कुछ ड्रग के मॉलिक्यूल्स हमारे फैट में चले गए और वहाँ पे हमारे जो रिसेप्टर पाए जा रहे हैं वहाँ से जाके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लिया। अब ये जो ड्रग होगी एज इट इज कांस्टेंट यहीं पे बनी रहेगी। तो अगर यहाँ पे कोई गड़बड़ी होती है तो ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगी अपना। और कुछ ड्रग होती है क्योंकि यहाँ का कंसंट्रेशन हमारा लोअर रहता है, क्योंकि ये जो होती है यहाँ भी ट्रांसफर करेगी, ठीक है। मतलब एक के ऊपर 3 जगह डिस्ट्रीब्यूशन करने की जिम्मेदारी है, तो भाई ये हमेशा इसका धन हमेशा खाली रहेगा। तो कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो यहाँ से यहाँ भी आता है और यहाँ से यहाँ भी जाता है। देन ईसीएफ से ही मतलब एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड, जैसे कि मैंने आपको बताया जो सेल के बाहर हमारे फ्लूइड होते हैं उसमें जब ड्रग मॉलिक्यूल्स बैठे रहते हैं तो कुछ मात्रा में हमारे कुछ क्या अधिक से अधिक मात्रा में जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन रिस्पॉन्स करते हैं, शो करते हैं, वो हमारे इंट्रासेल्युलर फ्लूइड मतलब सेल के अंदर जो हमारा फ्लूइड होता है उसके साथ जाके बाइंड कर जाते हैं। और फिर क्या होता है कि हमारे जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है देन शो होता है। देन आईसीएफ से मतलब इंट्रासेल्युलर फ्लूइड से हमारी जो ड्रग है वहाँ पे कुछ मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेती है और कुछ जो ड्रग मॉलिक्यूल होते हैं वो हमारे अदर मेम्ब्रेन में चले, जैसे पेरिटोनियम में जो नाभि होता है वहाँ पे चली जाती है। साइनोवियल फ्लूइड मतलब जो आपके साइनोवियल में पाया जाता है, जैसे घुटनों में साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है तो वहाँ पे चली जाते हैं। जो फेटस में, जैसे अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है तो वो फेटस में जाएगी। तो ये भी जो फेटस वाला मामला आ रहा है ना, अभी हम आगे की वीडियो में देखेंगे कि जैसे बच्चा जो रहता है वो गर्भ में रहता है तो उसको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, इसी डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा मिलता है। वो किस में आता है, हमारे कुछ फिजियोकेमिकल बैरियर्स में आता है। तो मैंने यहाँ पे इसको इंपॉर्टेंट समझा, इसलिए आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो फिजियोकेमिकल बैरियर्स होते हैं मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग को रोकते हैं तो कौन कौन से होंगे, ब्लड ब्रेन बैरियर BBB, ब्लड सीएसएफ बैरियर होगा, प्लेसेंटल बैरियर होगा एंड प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। तो आइए इसके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं कि होता क्या है, ठीक है। तो जो हमारा पहला क्या है BBB मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर है। तो ब्लड ब्रेन बैरियर से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ब्रेन है उसमें मतलब जो ब्लड है ड्रग को कैरी आउट करिए वो कहाँ पे लेकर जाएगी, ब्रेन में लेकर जाएगी। देन वहाँ पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन ETC वगैरह करेगी। तो इसको एक और नाम से जानते हैं, कैपिलरी परमेबिलिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ ब्लड कैपिलरी पोजेसेस इंट्रासेल्युलर ग्रेप इन देयर एंडोथेलियल टिश्यू या लीवर। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे लीवर, फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने ये यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है कि जो ये मान लीजिए आपकी एक रास्ता है कि यहाँ से ब्लड जाएगी मतलब ब्रेन में जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या है सीधा रास्ता है तो सीधा ये ब्रेन में चली जाएगी, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे कोई रुकावट नहीं आई है। और वहीं अगर आप सोचें कि इस रास्ते से हमको ड्रग में भेजना है तो ड्रग पहले यहाँ जाएगी फिर यहाँ मूव करेगी फिर आगे नहीं जा पाएगी। अगर यहाँ से किसी तरह यहाँ आगे तो यहाँ फिर मूव करेगी, यहाँ नहीं आ पाएगी। यहाँ से किसी तरह यहाँ जाएगी तो यहाँ से यहाँ नहीं जाएगी। इसी प्रकार से ड्रग मॉलिक्यूल हमारे इसी में रह जाते हैं फिर से रिवर्स चले जाते हैं। तो आइए हम इसको एक लैंग्वेज में देखते हैं कि होता क्या है। मोस्ट ऑफ ब्लड कैपिलरी पोजेसेस इंट्रासेल्युलर गैप मतलब अपने आप में एक गैप रखती है। जैसे यहाँ पे मैंने चित्र में दिखाया हुआ है तो ये जो हमारी ये क्या है हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के आप बीच में देख रहे हैं हमारे गैप पाए जा रहे हैं, ये गैप। तो इन्हीं गैप के माध्यम से अब चूंकि गैप पाए जा रहे हैं तो सीधा रास्ता है तो यहाँ पे जो हमारी ड्रग होगी वो इजिली यहाँ से मतलब एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड से इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में चली जाएगी जो कि हमारे ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ एंडोथेलियल सेल ऐसे भी होते हैं जो कि टाइटली ज्वाइंट होते हैं,
ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि उसमें जो रास्ता होता है वो रास्ता नहीं होता। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल के तौर पर बताया, मतलब वहाँ पे जाने के लिए नहीं। फॉर एग्जांपल कहते हैं या तो वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी, तो अगर आपने कोई हाइड्रोफिलिक ड्रग ले रहे हैं तो वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड की बनी होती है। चूंकि वहाँ पे लिपिड होता है तो वहाँ पे वाटर सोल्युबिलिटी बहुत ही कम होगी और लिपिड सोल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, तो इसीलिए ब्रेन के केसेस में हम लिपिड सोल्यूबल ड्रग अधिक से अधिक देते हैं। ठीक है, तो बात आती है हमारी यहाँ पे कि कुछ इंडोथेलियल सेल होते हैं जो कि हमारे ब्रेन कैपिलरी में पाए जाते हैं, वो बहुत ही क्लोज्ड ज्वाइंट होते हैं विदाउट एनी इंटरसेल्युलर गैप, मतलब उनके बीच में कोई गैप नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है, आप इसको समझिएगा। यहाँ पे देखिए, बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में जो हमारी गैप है, इस गैप से हमारी इजीली ड्रग कैरी कर सकती है अंदर की ओर। तो ये हमारा क्या हो गया कि मतलब ये इजीली जा सकती है। जैसे अगर हाइड्रोफिलिक ड्रग है तब भी इजीली जा सकती है, लिपोफिलिक ड्रग है तब भी इजीली अंदर आ सकती है। तो ये हमारा सिंपल हो गया, जैसे लीवर में होता है इंडोथेलियल सेल में। लेकिन अब कोई ड्रग, जैसे हमको ब्रेन से दिक्कत कोई बीमारी है, तो अब ब्रेन में कैसे पहुंचे, क्योंकि ब्रेन में जो होता है हमारा वो बैरियर पाया जाता है। कौन सा बैरियर पाया जाता है? ब्लड ब्रेन बैरियर पाया जाता है, BBB पाया जाता है। तो आप इसको देखिए कि इसको मतलब अगर यहाँ पे ड्रग है तो अगर इसको जाना हो तो कहाँ जाएगी? पहले यहाँ आएगी, तो यहाँ भी देखिए कि शटर बंद है। ठीक है, तो फिर यहाँ से मूव करेगी तो यहाँ से मूव नहीं करने देगा, यहाँ भी शटर बंद है। फिर यहाँ आएगी, ये शटर बंद है। और ये जो पूरी मेम्ब्रेन है ये किससे बनी होती है? हमारी लिपिड से बनी होती है। तो अगर कोई लिपिड का मॉलिक्यूल आके इस सरफेस पे बैठता है तो ऑब्जर्व कर लेगा, देन उसको यहाँ कर मतलब फिर आगे बढ़ाएगा, देन फिर यहाँ पे ऑब्जर्व, फिर देन ब्लड में आपका ला देगा या किसी ऑर्गन में आपके ला देगा। तो ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारे जो है ये लिपिड सोल्यूबल लेयर है, तो अगर हमको लिपिड सोल्यूबल लेयर, जब लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल से ड्रग्स जब देते हैं तो इजीली ब्रेन के पास जाके अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शुरू करती है विद बाइंडिंग विद द रिसेप्टर्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कैरियर मीडिएटर लगे होते हैं जो कि उस ड्रग को अंदर लेकर जाते हैं। तो और उसमें ये जो हमारा बैरियर टाइप का आपको दिख रहा है, ये क्या होता है? हमारे एस्ट्रोसाइट्स होते हैं। तो ये एक डायग्रामेटिक है कि इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये टाइटली पैक्ड है। ठीक है, और टाइटली पैक्ड होने के कारण इसके अंदर जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो अंदर नहीं जा पा रहा है, क्योंकि ये हमारी लिपिड की बनी होती है। तो इसमें अगर कोई लिपिड ड्रग मॉलिक्यूल जाती है तो अंदर अपने एब्जॉर्ब कर लेगा, देन अंदर की ओर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो इसीलिए हम जब ब्रेन से रिलेटेड कोई भी बीमारी की दवा देते हैं तो वो कौन सी दवा होती है? हमारी अक्सर लिपिड सॉल्युबल ड्रग होती है। तो आई होप आपको यहाँ पे ये समझ में आया होगा। ठीक है, दे आर इन्वेल्व बाय लेस परमेबल सेल कॉल्ड ग्लियल सेल व्हिच कंस्टिट्यूट BBB, मतलब ये होते हैं जो मैंने आपको ये दिखाया। ये किससे हमारे मतलब इसकी जो परमेबिलिटी होती है बहुत कम ही होती है, और इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? ग्लियल सेल। मतलब जिनकी परमेबिलिटी बहुत कम होती है उन सेल को हम क्या बोलते हैं? ग्लिलियन सेल। ठीक है, which constitute BB, जो कि कंस्टिट्यूट करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को। ओनली लिपिड सोल्यूबल ड्रग एंड अनआयोनाइज्ड ड्रग पास थ्रू दी BBB। अब ये जो अब बात आती है यहाँ पे अनआयोनाइज्ड ड्रग एंड सोल्यूबल ड्रग, लिपिड सोल्यूबल ड्रग कैसे पास कर जाती है, ये हमने मेडिसिनल केमिस्ट्री में देखा था, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं इसको। फॉर एग्जांपल के तौर पे एम्फेटामिन हो गया, डाइएजिपाम हो गया, एफिड्रिन हो गया, लीवोपोडा हो गया, प्रोपानॉल हो गया एंड वोलाटाइल एनेस्थीसिया। अब यहाँ पर एक चीज आपने कॉमन देखी होगी कि ये जितनी भी ड्रग है हमारी ब्रेन से रिलेटेड, मतलब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ये सारी हमारी ड्रग है। फिर डॉक्टर चॉइस टर्म, मतलब डॉक्टर की क्या चॉइस टर्म होती है? दी परमेबिलिटी ऑफ BBB, मतलब ब्लड ब्रेन को इंक्रीज कर देना, मतलब उसकी जो परमेबिलिटी होती है ब्लड ब्रेन बैरियर की उसको इंक्रीज कर देना इन इन्फ्लामेटरी कंडीशन लाइक सेरिब्रल मेनिंजाइटिस। मतलब कहने का क्या है कि आपको अगर सेरिब्रल मेनिंजाइटिस हो गया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? इन्फ्लेम हो जाएगा, मतलब वहाँ पे सूजन आ जाएगी। अब वहाँ पे सूजन आ गई तो भाई सीधा सीधा बात है कि जो अंदर मतलब हमारे जो अंदर एस्ट्रोसाइट पाए जाते हैं वो क्या हो जाएंगे? फट जाएंगे या दूर दूर हो जाएंगे, जिससे कारण से उसमें गैप हो जाएगा, और जब गैप हो जाएगा तो हमारी इजिली ड्रग पास आउट होती रहेगी। ठीक है, देन जो हमारा नेक्स्ट बैरियर होता है वो क्या होता है? ब्लड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बैरियर। अब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड से आप समझ रहे हैं कि जो हमारा मतलब दिमाग में पाया जाता है, मतलब हमारी जो ब्रेन में पाया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है, तो उसको बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और ये अधिकतर गर्दन की तरफ जो हमारी सेरिब्रो वर्टिब्री होती है वहां पे पाया जाता है, और पूरे हमारे होल नर्वस सिस्टम में ये पाए जाते हैं। इट इज प्रेजेंट इन द कोरोइड प्लेक्सस ऑफ ब्रेन। आपने ये पढ़ा होगा कि हमारे कोलॉइड पर मतलब कोलॉइड प्लेक्सस होते हैं, मतलब जो 5 प्रकार के प्लेक्सस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? HAP में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। arise from the ventricles that produce CSF. It composed of epithelial cells which are lined by
ओक्लूडिंग जोनुलाई, मतलब कहने का क्या है कि ये एपिथेलियल सेल को कंटेन किए होते हैं, और जो वो एपिथेलियल सेल होती है वो किससे लाइन की होती है, ओक्लूडिंग जोनुलाई से। अब जब वो ओक्लूडिंग जोनुलाई से होगी तो सीधा मतलब है कि वहां से कोई भी ड्रग पास आउट नहीं हो पाएगी। ओनली लिपिड सोल्यूबल एंड अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ द ड्रग कैन क्रॉस द ब्लड सीएसएफ बैरियर, मतलब जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग होती है एंड अनआयोनाइज्ड ड्रग होती है वही हमारे इसको ब्लड सीएसएफ बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं, अदरवाइज हाइड्रोफिलिक ड्रग नहीं कर सकती है। देन एक फ्लो चार्ट में मैंने दिखाने की कोशिश की है, जैसे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है जो ब्रेन में होता है, या बैरियर से मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर है, इज आल्सो प्रेजेंट इन सीएनएस, मतलब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है। मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, किससे बना होता है, एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। फाउंड इन वेंट्रिकल्स लाइनिंग, वो वेंट्रिकल्स की लाइनिंग में पाए जाते हैं। नॉट लाइन बाय ओक्लूटेड जोनुलाई। रिजल्ट, the barrier is permeable to drug molecule which may enter into the brain cells of the cell, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि जो उसकी परमेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, और जब परमेबिलिटी बढ़ जाएगी तो जो ड्रग मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफॉर्मेशन है वो इजिली होता रहेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे पेंसिलिन, ठीक है। अब पेंसिलिन तो अब क्या है, जो पेंसिलिन है वो लिपिड सोल्यूबल ड्रग नहीं है, वो क्या है, हाइड्रोफिलिक ड्रग है, तो मतलब वो वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल हो जाएगी। क्योंकि जब आपको पेंसिलिन अगर ब्रेन में देना है तो आप कैसे देंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि हमारा जो हाइड्रोफिलिक ड्रग है वो पास आउट नहीं हो सकता है, ठीक है, ड्यू टू द टाइटली पैक्ड जंक्शन। तो क्या करेंगे कि जो हमको जो मेडिसिन देनी है, जो इंजेक्शन देना है, वो जिसका सीधा हम इंट्राथीकल रूट से देंगे। इंट्राथीकल रूट कौन होते हैं, जो हम मस्तिष्क में डायरेक्ट देते हैं या स्पाइनल कॉर्ड में डायरेक्ट देते हैं। अब जब वहां से सीधा आपने, मतलब कहने का क्या है कि जैसे ये है, ठीक है, रास्ता कितना भी कठिन हो, आप हवाई जहाज ले जाइए, यहाँ से कूद के यहाँ भाग जाइए। तो उसी प्रकार से इसने क्या किया, एक हवाई जहाज बुक कर लिया पेंसिलिन ने, और हवाई जहाज के माध्यम से जाके जहाँ पे इसको इफेक्ट देना है वहीं पे डायरेक्ट इसको कोच के वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। पेंसिलिन इज गिवन इंट्राथिकली इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन एब्सेंस। देन हमारा जो नेक्स्ट आता है वो क्या होता है, प्लेसेंटल बैरियर। अब प्लेसेंटा हमारा कहाँ पाया जाता है, जो मतलब प्लेसेंटा से आप ये समझ लें कि जैसे हमारा जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, तो जो उनकी नाभि होती है बच्चे के नाभि से जुड़ी होती है। तो किसके माध्यम से जुड़ी होती है, उसी को बोलते हैं प्लेसेंटा, ठीक है। मतलब प्लेसेंटा से ही जो शिशु का भोजन का आदान प्रदान होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, ब्लड उसमें जाता है, उसमें विकास होता है, वो हेल्दी रहता है, वो किससे होता है, प्लेसेंटा के माध्यम से। और प्लेसेंटा एज अ डिस्ट्रीब्यूट करता है क्या, न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम द मदर टू द मतलब जच्चा बच्चा जो कह लीजिए, बेबी कह लीजिए, ठीक है। प्लेसेंटा या भूड सीधा सीधा बोल लीजिए। प्लेसेंटा इज टेम्परेरी ऑर्गन व्हिच रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट। अब टेम्परेरी क्यों, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पर ही आता है, तो इसको लोग टेम्परेरी करते हैं, और क्या करता है, एक्सचेंज करता है न्यूट्रिएंट्स का, वेस्ट प्रोडक्ट का, जीनोबायोटिक का, बिटवीन द मदर एंड फेटस, मतलब माता और बच्चे के बीच में। जैसे मदर से क्या करता है कि वो न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करता है, मेटाबोलाइज करता है, देन एलिमिनेट करता है। तो ये सारी प्रोसेस किससे होती है, प्लेसेंटा। ऐसा तो है नहीं कि बच्चा पेट से बाहर निकल कर आता है, खाना खाता है, फिर बच्चा पेट के अंदर चला जाता है। हमको माता जो होती है, मदर जो होती है, वो अपने ही पेट से उसका पोषण करते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनको अधिक से अधिक खाना खाना चाहिए, और अधिक से अधिक हेल्दी चीज़ें खाते रहना चाहिए, जिसके कारण से जो उनका बेबी होता है वो बहुत ही अच्छा, मतलब हेल्थफुल होता है। द ट्रांसफर ऑफ ड्रग फ्रॉम मदर टू फेटस डिपेंड ऑन द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग। अब सीधी सी बात है कि अगर मतलब सीधे सीधे उसकी फिजियोकेमिकल, मतलब वो किसके साथ सोल्यूबल है, किसके साथ नहीं सोल्यूबल है, तो इसके आधार पे उसकी मतलब जो होती है, क्या कहने का, जो परमेबिलिटी होती है उसको हम देखते हैं, उसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, कितने कंसंट्रेशन में वो जाएगा। तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ड्यू टू फार्माकोकाइनेटिक वेरिएंट। अब जैसे प्रेगनेंसी हुई, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे ड्रग मॉलिक्यूल है या न्यूट्रिएंट्स है वो कुछ बच्चे में जाता है, तो वहाँ पे जो फार्माकोकाइनेटिक की प्रोसेस होती है कुछ डिस्टर्ब हो जाती है। भगवान की ऐसी ही माया है। ब्लड लेवल डिक्रीज, जिसके कारण से ब्लड का लेवल डिक्रीज होता है। तो इसीलिए तो बोलते हैं जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनमें 11 से 12% ही खून मैक्सिमम बताया जाता है। दी प्लेसेंटल बैरियर इज लिपोफिलिक इन नेचर, मतलब सीधी बात है, जब प्लेसेंटल बैरियर है वो क्या हमारा लिपोफिलिक इन नेचर है। अब चूंकि वो लिपोफिलिक इन नेचर है तो ओनली नॉन पोलर ड्रग या लिपिड सोल्यूबल ड्रग कैन इजीली क्रॉस द मेम्ब्रेन। मतलब अब सीधा देखिए, यहाँ पे लिपिड सोल्यूबल है तो यहाँ पे लिपिड आया तो इसने एब्जॉर्ब कर लिया, अब यहाँ से एब्जॉर्ब करके तो सीधा अंदर ले आएगा और डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा, देन उसका एक्शन हो जाएगा, ठीक है। मेम्ब्रेन बाय पैसिव डिफ्यूजर। ये आपको एक फेटस का मैंने एक सेल दिखाया जिसको प्लासेंटल सेल भी बोलते हैं। तो ये जो हमारी ड्रग है वो लिपिड सोल्यूबल ड्रग है, और स्टार हमारी क्या है, हाइड्रोफिलिक ड्रग है। तो स्टार अगर जो हमारी हाइड्रोफिलिक ड्रग रहना चाहिए, क्योंकि ये लिपिड सोल्यूबल
लेयर है तो यहाँ से हमारा अंदर नहीं जा पाएगी, अलग रहेगी। और वहीं अगर लिपिड सॉल्युबल ड्रग है हमारी, क्या करेगी, यहाँ से इजीली क्रॉस कर जाएगी और अंदर जाके अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर देगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या, जैसे अल्कोहल हो गया, फिर एंटीबायोटिक, कुछ एंटीबायोटिक होते हैं, जनरल एनेस्थेसिक होते हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड होते हैं, न्यूरोपेलाइड्स होते हैं, नार्कोटिक ड्रग होते हैं, एटीसी। देन उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। ठीक है, ये भी एक बाइंडिंग, फिजियोकेमिकल बाइंडिंग है। व्हेन द ड्रग रीच टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, सब ड्रग अमाउंट ऑफ द ड्रग बाउंड विद द प्लाज्मा एंड सम गेट डिस्ट्रीब्यूशन टू द वेरियस टिश्यू। कहने का क्या मतलब है कि जब हम ड्रग को इंटेक करते हैं, इसका एब्जॉर्प्शन होता है ब्लड कैपिलरी के द्वारा और उसको जब डिस्ट्रीब्यूट करता है तो कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो प्लाज्मा से जाके बाइंड अप कर जाती है और कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो ऑलवेज मतलब कैरी होती रहती हैं, जिनको अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करना होता है। तो वही ड्रग गया, ड्रग के साथ क्या मिल गया, प्रोटीन मिल गया, तो क्या करना, ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बना दिया। मतलब ड्रग और प्रोटीन जब आपस में मिल गए तो एक कॉम्प्लेक्सेशन फॉर्म कर लिया, और जब कॉम्प्लेक्सेशन फॉर्म कर लिया तो वो हमारा फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिव हो गया, मतलब एक समझौता कर लिया। तो क्या हुआ कि ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बन गया, जो कि एक बाउंड ड्रग बन गई अनबाउंड ड्रग से। द ड्रग व्हिच डज नॉट बाइंड विद द प्लाज्मा दैट्स कॉल्ड अनबाउंड ड्रग। मतलब ऐसी ड्रग जो प्लाज्मा के साथ बाउंडेशन नहीं करते, मतलब बाउंड नहीं होती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करती है, उनको क्या कहते हैं हम, अनबाउंड ड्रग। दे कैन ओनली शो फार्माकोलॉजिकल एक्शन। मतलब यही जो ड्रग होती है वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है। अब एक चीज ये बताइए कि जैसे आपको जंजीर में बांध दिया जाए तो क्या आप हाथ पैर झुला पाएंगे, नहीं झुला पाएंगे। उसी प्रकार से जो ड्रग होती है वो प्लाज्मा के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेती है और उसका हाथ पैर हिल डुल नहीं पाता है, तो वो क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा, नहीं शो करेगा। उसको चाहे जितना मारो चाहे जितना पीटो, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। और वही जो हमारी अनबाउंड ड्रग होती है, मतलब जो फ्री ड्रग होती है, वो डिफ्यूजन के थ्रू डिफ्यूजन हो जाता है और देन जाकर अपने रिसेप्टर से बाइंड कर जाती है, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी शो कर जाती है। ठीक है, तो जैसे बाउंड ड्रग, अनबाउंड ड्रग में हम देख लीजिए, बाउंड ड्रग क्या होगा, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किया, उसका एब्जॉर्प्शन हुआ एंड फिर क्या हुआ, रिमेन बाउंड विद प्लाज्मा प्रोटीन। फिर क्या करें, उससे प्लाज्मा प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लिया और वहीं पर वो मतलब इकट्ठा जम गए। लेकिन इसका भी एक एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है कि जैसे आपने आज एक दवा ली, ठीक है, तो वो जाके आपके प्लाज्मा प्रोटीन से जाके बाइंड हो गया, तो आप एक महीने के बाद थोड़े से बीमार हुए तो आपने जब दवा नहीं ली तब भी ठीक हो जाते हैं। कैसे ठीक हो जाते हैं कि वो जो ड्रग होती है प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म की होती है, लेकिन रहती कहाँ पर है, आपकी बॉडी में। और जब इसको जरूरत होती है तब ये अनबाउंड में चेंज हो जाती है और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करने लगती है। तो अनबाउंड ड्रग में क्या होती है, रैपिड प्रोसेस होती है, ड्रग लिया, एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब के बाद मेटाबॉलिज्म, देन उसका क्या हुआ, एक्शन शो कर दिया, मेटाबॉलिज्म हुआ, देन एक्शन शो कर दिया, देन एलिमिनेशन हो गया। डज नॉट स्टोर इन बॉडी फॉर फ्यूचर, मतलब ये फ्यूचर के लिए आपके बॉडी में स्टोर नहीं होती है। ठीक है, देन इसके कुछ एप्लीकेशन होते हैं, जैसे इट हैव इंटरनल ड्रग एब्जॉर्प्शन, तो एप्लीकेशन आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देन जो हमारा आता है एसेंशियल बाइंडिंग प्रोटीन। अब मतलब किस किन प्रोटीन से जो हमारी ड्रग है वो बाइंड कर सकती है। जैसे देखो, कुछ ड्रग एसिड लेते हैं तो एसिड ड्रग होती है, वो किससे बाइंड करेगी, बेसिक ड्रग होते हैं, बेसिक ड्रग किससे बाइंड करेंगे, तो ये हम इसमें देखेंगे एसेंशियल बाइंडिंग प्रोटीन में। तो जो पहला वो क्या हमारा एल्बुमिन है, तो एल्बुमिन तो आप जानते हो कि हमारे प्रोटीन शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं। एसिडिक ड्रग बाइंड विद द प्लाज्मा एल्बुमिन, मतलब जो हमारे ब्लड में प्लाज्मा पाया जाता है उस प्लाज्मा एल्बुमिन से जाके जो एसिडिक ड्रग जब हम इंटेक करते हैं तब जाके कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, बाइंड करता है। देयर आर टू मेनली बाइंडिंग साइट प्रेजेंट इन एल्बुमिन, मतलब एल्बुमिन में दो टाइप के बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होते हैं। साइट वन में क्या होता है कि वो कम स्पेसिफिक होता है, टूवर्ड्स बिकॉज ए नंबर ऑफ स्ट्रक्चरली अनट्रीटेड ड्रग बाइंड टू द रिसेप्टर, मतलब जो अनट्रीटेड ड्रग होते हैं वो रिसेप्टर से बाइंड, अब चूंकि रिसेप्टर पहले से ही फुल हो गया, जैसे इस समय चल रहा है कोविड का जरिया, मतलब कोविड चल रहा है, ठीक है, तो कोविड में क्या था, बेड जब फुल हो गया तो क्या करेगा, दूसरा मरीज पे तो आएगा नहीं, तो उसी प्रकार से क्या होगा कि वहाँ के जो रिसेप्टर होंगे वहाँ पे ड्रग ऑलरेडी बाइंड कर चुके होंगे, तो उसके क्या होता है कि लेस स्पेसिफिक हो जाता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे डाइकोयूमेरोल एंटीकोगुलेंट ड्रग होती है, वारफेनिन, फिनोटोइन, फेनाइल ब्यूटाजोन हो गया, वाल्पोरोनिक एसिड एंड इंडोजिनस सब्सटेंस लाइक बिलिब्रिन हो गया। ठीक है, तो ये सब किस एसिडिक ड्रग होती है जाके एल्बुमिन से बाइंड करती है, लेकिन ये तुरंत जाके बाइंड नहीं करती है। साइट सेकंड होता है इट इज मोर स्पेसिफिक देन साइट वन, मतलब ये ज्यादा स्पेसिफिक होती है साइट वन से एंड बाइंड टू द एसिडिक एज वेल एज बेंजोडिलाज़ोपाइन। फॉर एग्जांपल जैसे इबुप्रोफेन, ठीक है, क्लोक्सिसाइलिन, नेप्रोक्सेन, तो ये सब जो ड्रग होती है वो हमारी इस एल्बुमिन से जाके बाइंड करती है।
देन जो हमारा नेक्स्ट बाइंडिंग स्टोरेज मतलब बाइंडिंग साइट वो क्या है, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। ये आपने मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकेंड यूनिट में पढ़ा होगा। तो जो बेसिक ड्रग होती है वो जाके इनके साथ इंटरेक्ट करती है और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करने के लिए आगे बढ़ती है। ठीक है, तो दी बेसिक ड्रग इज बाइंड विद द अल्फा एजीपी मतलब एसिड ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटीन which level increase in physiochemical stress and pathological state like myocardial infection, inflammation, etc. तो आपने मेडिसिन में पढ़ा ही होगा, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में भी पढ़ा होगा, तो वहां से आप इसको कोरिलेट करके पढ़िए। वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस उतना ही जितना आपको समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे क्लोरामापेनिजोल, एमिपेफ्रेन एंड लिडोकाइन ईटीसी। देन तीसरा जो बाइंडिंग साइट होता है, बाइंडिंग प्रोटीन होता है, क्या मिसलिनियस होता है, तो अल्फा बीटा गामा मिसलिनियस होगा। ग्लोबियंस प्रेजेंट इन प्लाज्मा आल्सो कंट्रीब्यूट टू प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, मतलब जो अल्फा बीटा गामा होते हैं वो भी हमारे ड्रग के साथ जाके बाइंड कर जाते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे स्टेरॉइड बाइंड टू द ट्रांसकोर्सन एंड थायरोक्सिन बाइंड टू द अल्फा ग्लोबुलिन एंड एंटीजन बाइंड टू द गामा ग्लोबुलिन। देन आता है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कितने वॉल्यूम में आपका जो ड्रग है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मतलब 100 ग्राम एब्जॉर्ब हुआ तो कितना हुआ, 50 ग्राम हुआ, 60 ग्राम हुआ, 70 ग्राम हुआ, कितना है डिस्ट्रीब्यूट हुआ कहाँ कहाँ पे, तो इसको कहते हैं वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। द अपार्टमेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ द ड्रग that is uniform distribution in the body concentration of the drug in प्लाज्मा, मतलब डिफरेंट ऑर्गन पे जाके डिफरेंट टिश्यूज के रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड किया और वहां पे कितना इन्होंने अपना माल बेचा, ये कहलाता है वॉल्यूम ऑफ द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको निकालने का एक फार्मूला है, क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी, मतलब कितने अमाउंट में आपने उस बॉडी में ड्रग को इंटेक करवाया, एंड प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, एंड जो प्लाज्मा है उसकी ड्रग की कंसंट्रेशन कितनी होगी। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि मैंने शुरुआत में रीडिस्ट्रीब्यूशन बता दिया है कि कोई ऑर्गन मना कर देगा कि भाई हमको नहीं चाहिए, ठीक है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग इज मेनली ऑब्जर्व इन केस ऑफ हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग, मतलब जो हमारी ड्रग होती है वो अगर हाईली लिपिड सोल्यूबल होती है, इस केस में हम रीडिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस देखते हैं। दे आर इनिशियली डिस्ट्रीब्यूटेड टू हाईली परफ्यूज ऑर्गन, फॉर एग्जांपल ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, किडनीज हो गया, लीवर हो गया, फॉलोड बाय लेस वेस्कुलर, मतलब जहां पे हमारे वेसल्स, मतलब जैसे कहेंगे कि पानी नहीं पाए जाते, मतलब वेसल्स मतलब तरल पदार्थ नहीं पाए जाते हैं, एंड बल्कि टिश्यू मसल्स एंड टिश्यू, एंड व्हेन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन डिक्रीजेज, और जब प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन कम हो जाती है, द ड्रग गेट विथड्रॉन फ्रॉम द साइट, तो जो ड्रग होती है वो विथड्रॉ हो जाती है साइट से, जैसे जो थियोपेंटोन सोडियम, क्योंकि एक एनास्थेटिक ड्रग। आई होप आपको डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक मैंने आपका कवर अप कर दिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी मेटाबॉलिज्म के ऊपर आएगी, तो मेटाबॉलिज्म हम दो में पढ़ेंगे, फार्माकोलॉजी में भी पढ़ेंगे, मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी।